ठीक है, मासलेस रॉड मतलब इसमें कोई मास नहीं है। एक रस्सी हमने यहाँ पे ऐसे बांध रखी है और एक रस्सी ऐसे बांध रखी है। याद रखना, दिस एंगल इज 53 डिग्री एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री और लेंथ ऑफ रॉड इज 2 मीटर। अच्छा सुनो, यहां से ना x डिस्टेंस पे यहां से एक वेट लटका रखा है हमने W। ध्यान सुनो, एक वेट यहां से W हमने हैंग कर रखा रॉड से, रॉड इज मासलेस। एक रस्सी यहाँ पे है 53 डिग्री एंगल बना रही है और ये 37 बना रही है। तो इसमें लिखो इफ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। इफ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। वैसे क्वेश्चन समझा? यस सर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पता है ना? देखा है तो उसको वेट को W ही मान लेंगे ना। इसमें मास नहीं है लेकिन इसमें मास है यहाँ पे। हाँ नहीं, जो वेट लटका हुआ है उसको W मानेंगे। हाँ नहीं, जो वेट लटका हुआ उसमें W वेट है। वो 2m क्या है सर? 2 मीटर लेंथ है पूरी वो रॉड की। ठीक है सर। लेंथ ऑफ रॉड इज 2 मीटर। चलो करो तो। इक्विलिब्रियम हो गया, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स, रोलिंग। सर रॉड कितना लंबा है? हाँ वैसे बताओ। नहीं सर कुछ नहीं। तुम्हें x की वैल्यू बतानी है। पूरा रॉड इक्विलिब्रियम में है, तुम्हें x की वैल्यू पता करनी है कितना होगा। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x so that whole system is in equilibrium, right? सर 6/7 मीटर। ध्यान देखो करेंगे कैसे इसको। पहले ना हम इसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे। तो यहाँ पे टेंशन मान लो T1 है और यहाँ पे टेंशन मान लो T2 है। यहाँ से W काम कर ही रहा है। एक बार बताओ, ये वाला एंगल 53 हो जाएगा, ये वाला भी एंगल 37 हो जाएगा, राइट? देखो भाई, T1 का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos 53 डिग्री, राइट? और ऊपर की ओर हो जाएगा T1 sin 53। समझ में आया? यस सर। इस T2 का इस साइड पे कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 37 डिग्री एंड ऊपर की ओर हो जाएगा T2 sin 37 और W तो नीचे है ही। चिराग क्लियर है इतना? हाँ सर। अब देखो दिस रॉड जो है ना, इस रॉड का ध्यान दो, ना तो लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है। नहीं जा रही है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो था इधर की ओर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T1 cos 53 और इधर के साइड में T2 cos 37। बोथ शुड बी इक्वल, मतलब बोथ आर इक्वल, बराबर होने चाहिए ना, बिकॉज रॉड जो इक्विलिब्रियम में है। तो क्या लिखोगे? T1 cos 53 इक्वल टू T2 cos 37। वैल्यू प्लेस करो तो जरा। देखो T1 cos 53 is 3/5 and T2 cos 37 is 4/5। यहां से सॉल्व करोगे तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 4T2/3। सर x1 आ रहा है। x1 आ रहा है? ये कहां गई अंशिका, कहां गई? सर x1 आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन करेक्ट किया। x1 तो नहीं आएगा वैसे, देखते हैं। फिलहाल अभी यहां तक समझ में आया? यस सर। अब सुनो, जितना फोर्स ऊपर की ओर होगा उतना नीचे भी होगा, ये भी सही है। तो लिखो, यस सर। ये लिख देता हूं मैं, T1 sin 53 डिग्री प्लस T2 sin 37 डिग्री एंड दो बोथ शुड बी इक्वल टू W, राइट? यस सर। यस सर। T1 की वैल्यू रख दो, ये वाली 4T2/3 इंटू
साइन 53 4/5 प्लस T2 साइन 37 कितना आ जाएगा भाई 3/5 3/5 W। समझ में आया? Yes, हाँ। sir. देखो ये हो जाएगा 16T2/15 प्लस 3T2/5 इक्वल टू W। तो 15 या फिर 25 हाँ अच्छा, ठीक है 25T2 is equal to 15W, so T2 will be 3W/5। पहले बताओ ये समझ में आया? हाँ सर Yes, sir. उसके बाद जानते हो हमें ना x निकालना है ना, तो तुमने इस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम वो लिख दो, टॉर्क लिख दो, बताया था ना? तुम कहोगे सर क्या इसके अबाउट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, मैंने कल ही बताया था कि कहीं से भी लिख सकते हो, इसके अबाउट भी लिख सकते हो, इसके अबाउट भी लिख सकते हो, इवन यू कैन राइट अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि तुम इसके अबाउट लिखो, उससे फायदा ये होगा कि T1 वाले का टॉर्क खत्म हो जाएगा, T1 वाले लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो। तो एक काम करते हैं, मैं इधर वाले साइड पे लिख रहा हूँ। उस पॉइंट के अबाउट जब तुम टॉर्क लिखोगे तो T1 से कोई मतलब नहीं है, जो W का टॉर्क होगा इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो लिखोगे W into X शुड बी इक्वल टू ये जो T2 होगा इसका टॉर्क, तो देखो T2 वाले का ये वाला टॉर्क जनरेट करेगा ना, यही वाला करेगा, तो लिखोगे T2 sin 37 into 2 इसलिए बिकॉज इस लाइन से ये वाली डिस्टेंस 2 मीटर है। अब इसको रखो भाई, वैल्यू प्लेस करो सबकी, T2 की वैल्यू लाकर रख दो 3W/5 into sin 37 is 4/5 सॉरी 3/5 into 2 और इधर है W into X। देखो W से W कैंसिल हो गया, सो X विल बी 9 × 18 18/25 मीटर। ये है आंसर 18/25 मीटर। अंशिका चलो नेक्स्ट 30 डाल देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे बिकॉज डेरिवेशन की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है भाई? Half I omega square. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। ये वैसे ही है जैसे तुम्हारा ट्रांसलेशन वाला हाफ एम बी स्क्वायर होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुनो, पहला जब ट्रांसलेशनल मोशन था, ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या था? एक काम करते हैं यहाँ पर रोटेशनल लिख देते हैं, याद करो। अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा होगा तुम लोगों को। देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की, क्या होती है भाई हाफ एम डी स्क्वायर, ये है ना। और रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने बताया था ये सारी चीजें। यहाँ पे जो काम v करता है यहाँ पे ओमेगा होता है वो चीज, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा नॉट होती है, यहाँ पे एक्सीलरेशन a होता है, यहाँ पे अल्फा होता है। कुछ याद है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s की बात करते हैं, यहाँ पे थीटा करते हैं। इक्वेशन यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस at होता है, यहाँ पे होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। याद है? यहाँ दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन यहाँ से होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से थर्ड इक्वेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझो कि यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते हैं, यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा लिखते हैं। जो काम यहाँ पे मास का होता है वही रोल यहाँ पे आई का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। ये सारा कुछ सिमिलर है, वैसे समझ में आएगा? चिराग ये समझ आया? हाँ सर हाँ ये बिल्कुल सारा ना लिंक होता है एक दूसरे से। चलो जल्दी लिखो, इसके बाद लिखो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम
सुनो भाई, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या चीज है कि जैसे मान लो ये कोई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पार्टिकल v स्पीड से ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये डिस्टेंस है r, इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा भाई? लीनियर मोमेंटम की वैल्यू जो होती है, जिसको हम p लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू m इंटू v, और इसका Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR cos theta. हाँ, L इज इक्वल टू होता है r क्रॉस p, समझ आएगा? cos थीटा से sin थीटा आएगा ना, r क्रॉस p, याद रखना ये एंगल हो गया थीटा। Yes, sir, sin theta. इसमें लिख लेना एंगुलर मोमेंटम है क्या चीज, इस पे एक दो लाइन लिख लो, इतना लिखने के बाद डायग्राम बनाने के बाद हाँ लिखो, इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट होता है, इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद लिखना इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, याद ना स्केलर नहीं होता, ये वेक्टर होता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होगी वैश्विक, जल्दी बताओ तो, यूनिट ऑफ एल क्या होगा? अरे बोलो भाई सब लोग जल्दी से। तो मांगी इसकी यूनिट क्या होगी? चिराग तुमको पता? नहीं, कोई नहीं बोल रहा यार, हट, तुम लोग भी नालायक हो गए हो पूरे। आर जो होता है वो मीटर में होगा, लीनियर मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो बताओ क्या बन गया यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आया या अभी भी नहीं kg आया? meter square per second ना कैसे? सर यूनिट kg meter square per second होगा। हाँ लिख दिया मैंने। अब सुनो ध्यान से, एक काम करते हैं, इसको ना L इक्वल टू आर क्रॉस पी है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या आ रहा, इसको लिखना dl बाई dt इज इक्वल टू आर क्रॉस dp बाई dt प्लस dr बाई dt क्रॉस p। वैसे समझ में आया ये डिफरेंशिएशन? देखो भाई क्या होगा, r क्रॉस dp बाई dt क्या होता है चिराग? तो फोर्स फोर्स होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम लिखेंगे r क्रॉस f प्लस dr बाई dt क्या होगा? पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी क्रॉस mv। तो मांगी ये दूसरा वाला ब्रैकेट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो भाई, दूसरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी? सर दूसरा वाले ब्रैकेट की वैल्यू, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर वैल्यू हो गया वैश्विक कितना हो जाएगा? सर क्या? ये सेकंड वाले ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी? सर MV स्क्वायर। बेटा दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। जीरो, बिल्कुल सही बात है। आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के जीरो होता है। 0 हो गया सर वो। हाँ, ए क्रॉस ए भी जीरो होगा, ठीक है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, डॉट थोड़ी ना। तो जरा बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर क्रॉस एफ प्लस जीरो। बताओ आर क्रॉस एफ क्या होता है? जल्दी बोलो, आर क्रॉस एफ क्या होता है? क्या यार तुम लोग भी टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क। तो क्या देखा तुमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो गया? टॉर्क वहां पे क्या पढ़ा था तुमने लॉज ऑफ मोशन में? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर था?
फोर्स के। बिल्कुल सही बात है, सिमिलर हो गया ना वैसे ही, हाँ सर। तो होता भी है, ये सिमिलर ही होता है। तो लिख लो ना इसमें वर्ड फॉर्म में एक लाइन लिख लो, लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हेलो, वो चल रही है क्यों, क्या हुआ? 9:30। मूंगफली मैंने तो मूंगफली कैसे मान ली भाई? किचन के पास पड़ी तो है तुम्हारे यहाँ मूंगफली? तो मूंगफली तो तुम्हें क्या पैकेट वाला चाहिए, बाहर वाला चाहिए? ठीक है, मैं 9:30 के बाद ओके देखता हूँ। लिखो भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, लिखना, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। सेम चीज है चिराग जैसे उसमें होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। समझ में आई बात? लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना ध्यान से, अगर ये टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी गुड, dl by dt 0 हो गया, इसका मतलब L क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वहां पर भी कुछ वैसा ही होता था, याद है कुछ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ वेरी गुड, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसको वर्ड में लिख लो, लिख लो, इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम या एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, if net torque acting on the body is 0, net torque acting on the body is 0, then angular momentum of the body remains constant, then angular momentum of the body remains constant, angular momentum of the body remains constant। ठीक है ना? this is called कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट? बाकी एक दो फॉर्मूला और देख लो, क्योंकि इस पे देखो डेरिवेशन तो करना नहीं है, फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं इसमें प्रैक्टिस। ध्यान सुनो, एल इनिशियल जो होता है ना वो एल फाइनल के बराबर होता है। दूसरा एक टर्म होता है एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, जैसे वहां पे लीनियर इंपल्स क्या होता था? मास इनटू सॉरी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, याद है? नहीं याद है तुम लोगों को? लीनियर इंपल्स क्या होता था जिसको हम जे लिखते थे, m इंटू वी माइनस यू, कुछ याद आया? अरे फोर्स इंटू टाइम, अभी भी नहीं याद आया? मतलब एफ डेल्टा टी। हाँ सर। यस सर। यहां पर भी कुछ वैसे ही होता है। एंगुलर इंपल्स क्या होगा? मास की जगह पे क्या लिखोगे? आई, ठीक है? v की जगह पे लिखोगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। हाँ माइनस ओमेगा नॉट। कुछ समझ में आया? यस सर, डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। टाइम है, बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? टॉर्क इनटू टाइम। समझ में आया? यस सर। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब हम इसको टाउ डेल्टा टी लिख सकते हैं। सर उसको आई डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे वहां पे एम डेल्टा भी लिख सकते हो, वहां आई डेल्टा ओमेगा लिख सकते हो। परफेक्ट, ठीक है?
चेंज कीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अरे भाई ओमेगा फाइनल में इनिशियल यही तो है, डेल्टा ओमेगा लिख सकते हो। सर वो तो वही भी हो जाएगा ना सर, वो डेल्टा एंगुलर मोमेंटम का। होता ही नहीं वही है भैया, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही तो होता है ये इम्पल्स, तो वैसे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे वर्क क्या होता था लीनियर वाले में, इंटीग्रल ऑफ एफ डीएस, याद है? एफ, यस सर। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा? तो टाउ डी एस डीएस नहीं, डी थीटा, यस सर। हाँ बिल्कुल। आया समझ में? यस सर। एक दो चीजें और देख लो, उसके बाद हम ना क्वेश्चन करते हैं। इन सब के ना छोटे छोटे डेरिवेशन होते हैं, बट डेरिवेशन की कोई जरूरत है नहीं। क्या सुनना, ये कोई बॉडी है, ये v स्पीड से जा रही है, हर पॉइंट इसका v स्पीड से जा रहा है, ये कौन सा मोशन था? ट्रांसलेटरी। वेरी गुड। Translation. ये कोई बॉडी है, वो इस पॉइंट के बाद ओमेगा स्पीड से घूम रहा था, ये कौन सा मोशन था? Rotational. रोटेटरी सर, रोलिंग पे आ गए। हाँ बताया था पहले, तो शुरू शुरू में ये है ट्रांसलेटरी, और ये क्या था? रोटेटरी। ये शुरू शुरू में ही बताया था मैंने। एक बात ध्यान सुनना, इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। और इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? हाफ आई ओमेगा High स्क्वायर। omega square. इसमें एंगुलर मोमेंटम याद रखना, किसी भी पॉइंट के अबाउट, थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूजन होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसमें याद रखना L इक्वल टू आर क्रॉस पी होगा, ठीक है? और इसमें Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? I इंटू ओमेगा, समझ आई बात? यस सर। ये ध्यान रखना है इसका, I इंटू ओमेगा, मतलब R क्रॉस पी I इंटू ओमेगा के बराबर ही होता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम के मतलब लीनियर मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और रोटेटरी के लिए ये लगाएंगे, और रोलिंग जब आएगा ना तो हम देखेंगे क्या लगाएंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है? चलो एक बार सारा नोट कर लो, और जल्दी से छोटा छोटा जो फॉर्मूला है ना उनको एक बार देख लो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। याद रखना कोई भी चीज अगर रोटेट ऊपर वाला होगी, फॉर्मूला रोटेटरी में नहीं लगा सकते हैं? नहीं एक्चुअली वो उसी से निकल के आता है भाई। अगर ये L कांस्टेंट है ना, तो ध्यान रखना यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। लेकिन याद रखना ये जो है तभी काम करेगा जब प्योर रोटेशन हो रहा होगा, ठीक है? वैसे समझ में आएगा, ये सिर्फ रोटेटरी मोशन के लिए यूज करोगे, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला लगता है। नोट करो और क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं। चिराग ये सब नोट कर लिया? अरे बोला करो चिराग, भूख लगी है इसको, लड़के को लगता है। हाँ भाई चलो एक आसान सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल एबीसीडी वाले से। लिखो इसमें, लिखो इफ रेडियस ऑफ अर्थ, देखो इफ रेडियस ऑफ अर्थ becomes half of present value, if radius of earth becomes half of present value, half of present value, ठीक है ना? then find duration of the day, find duration of the day, ब्रैकेट में लेना मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास नहीं चेंज हो रहा, ये नहीं कि रेडियस छोटी कर दे तो मास भी ऐड कर दिया, मास वही है। देन फाइंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। देखो भाई अर्थ ना रोटेट करती है, दिन जो होता है ना अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से होता है, वैसे याद रखना, ठीक है? जो दिन होता है ना, डे जिसको बोलते हैं, डे का मतलब सुबह से शाम नहीं, डे मतलब पूरा 24 घंटा, ठीक है ना? तो जो दिन होता है ना, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है उसकी वजह से होता है, और बाकी जो साल होता है ना वो घूमती रहती है सन के चारों तरफ, उसकी वजह से होता है। तो एक्सिस पे घूमने की वजह से दिन होता है।
तो सिंपल सी बात है, यहां पे लिखोगे I1 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। सुनो भाई ध्यान से, I1 ओमेगा 1 को 2 पाई बाई T1 लिख सकते हो, बताया था मैंने पहले, हाँ सर। इक्वल टू I2 ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हो 2 पाई बाई T2। तो यहां से ना T2 की वैल्यू आ जाएगी I2 बाई I1 इंटू T1। सही है। यस अब एक सर। काम करो, वैल्यू प्लेस करो, I2 मतलब बाद में, तो बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा भाई 2/5 m, रेडियस आधी हो चुकी है तो r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई I1 क्या लिखोगे भाई 2/5 m r स्क्वायर इंटू T1 है 24 घंटे 24 आवर्स। तो 6 घंटे। हाँ बिल्कुल, ये आ जाएगा 6 आवर्स। समझ में आ गया चिराग? हाँ सर। अच्छा गुड, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म समझते हो, ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, मास है इसका कैपिटल एम। अरे ये प्लेटफॉर्म उस टाइप का है जैसे नहीं होता था पहले पुराने समय में, गाने नहीं आते थे, गाने में ऐसे घूमता था, उस पर डांस कर रहे होते थे लोग, याद है? यस सर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बंदा बिल्कुल सेंटर पे खड़ा है, उसका मास है स्मॉल है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद ये गाना गाते 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 वो किनारे पे आ गया। तो तुम्हें ये बताना है कि जब ये पर्सन यहां से यहां पहुंच जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो लिखो इसमें, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म when person comes to the periphery of platform। पेरीफेरी किनारे वाले को बोलते हैं, person comes to the periphery of platform, मतलब प्लेटफॉर्म के किनारे पे अगर आ जाएगा तो उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये बताना है, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ तो, बता सर आप 2 दिन से यही बता रहे हो। हाँ ध्यान सुनो, कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला सुनाएंगे, सेम पहले वाला ही लगाएंगे, I1 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। तो स्टार्टिंग में देखते हैं बेटा, ये है तो डिस्क ना, रिंग नहीं मानेंगे इसको, प्लेटफॉर्म है ना, तो अबे से इसके ऊपर आदमी चल रहा है तो रिंग पे कैसे चलेगा, ये तो डिस्क होनी चाहिए ना, तो इसको डिस्क की तरह ट्रीट करेंगे। तो बताओ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2 प्लस, ध्यान सुनना, ये आदमी सेंटर पे ही तो है शुरू शुरू में, और अगर सेंटर पे होगा तो उसका एंगुलर सॉरी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, प्लस सॉरी इंटू ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू I2 लिखना है हमें। तो I2 देखो प्लेटफॉर्म का तो स्टिल वही रहेगा mr²/2 प्लस इस बार बंदे का भी आ जाएगा क्योंकि बंदा भी इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे आ चुका है, तो प्लस स्मॉल mr² सॉरी कैपिटल R हो गया यहाँ पे r² इंटू ओमेगा, और यहां से सॉल्व करोगे तो ओमेगा विल बी इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा m डिवाइडेड बाई आई थिंक m+2 स्मॉल m इंटू ओमेगा नॉट। देखो तो यही आ रहा है क्योंकि r² कैंसिल आउट हो जाएगा। जी सर। फिर आप समझ में आ गया? हाँ सर। एक और क्वेश्चन करें, चलो लिखो तो जल्दी से। हमने इसेंट्रिक कोलिजन एक चीज होती है, वैश्विक हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा जेई वाले का नहीं होता है, नीट में तो नहीं होता, ऑलमोस्ट आता भी है तो बहुत आसान से आता है, ठीक है वैसे। यस सर। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे करने जा रहा हूँ, एक मैं खुद कराऊंगा बाकी तुम लोगों ने खुद करना है, ठीक है? ध्यान देखो पहले, मान लो ये एक रॉड रखी है, ये रखी हुई है रॉड ऐसे फ्लोर पे पड़ी हुई है, चलो मान लेते हैं इसका मास है स्मॉल m और लेंथ है l। यहां से एक पार्टिकल आता है मास स्मॉल m का, और वो बिल्कुल इस किनारे पे आ रहा है, v0 के स्पीड से आ रहा है और आकर के इस पे टकरा रहा है, ठीक है? और टकराने के बाद ना रुक जा रहा है, आई बात समझे?
मतलब ये पार्टिकल टकराया और ये रुक गया इस पे, मतलब इस पे नहीं चिपका, यहीं पे रुक गया, इसकी स्पीड 0 हो जा रही है। तो तुम्हें बताना क्या है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। उसके बाद तुम्हें ये बताना है कि एक चक्कर जब ये घूमेगा तब तक ये कितना आगे बढ़ जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताना है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना है कि तुम्हें इस रॉड पे एक पॉइंट चूज करना है, सेलेक्ट करना, ढूंढना है, सर्च करना है, जिस पॉइंट जो पॉइंट जो है रेस्ट पे है, मतलब इंस्टेंटेनियस रेस्ट बोलते हैं उसे, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन समझ आया? ये ना थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ये स्कूल में नहीं कराया जाता और नीट में भी ऑलमोस्ट नहीं होता, ये जेई के लिए स्पेशली होता है, ठीक है ना। इसको एसेंट्रिक कोलिजन बोलते हैं। तो मैं अभी जब तो इसी में क्या क्या कंडीशन आएगी, ये पॉइंट यहाँ कहीं पे टकरा सकता है, ये पॉइंट आकर के इससे टकरा के इससे चिपक सकता है, ये भी पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि ये रॉड यहाँ से हिंज कर दी जाए, तब क्या होगा। तो ये सारा चीजें हमें करना है, ठीक है वैश्विक? यस सर। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन फॉर्म में ही समझ लेते हैं। तो एक काम करो, डायग्राम बनाओ, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिखो, फिर मैं इसको मैं खुद करा देता हूँ, बाकी तुम लोग खुद से करना, ठीक है। तो पहले इसका डायग्राम बनाओ, लिखो इसमें, मैं बोल रहा हूं, लिखो अ पॉइंट मास m, अ पॉइंट मास m, इसकी बात हो रही है, पॉइंट मास m मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, v नॉट से जाना, मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट कोलाइड्स विद रॉड, कोलाइड्स विद रॉड ऑफ सेम मास, मास इसका भी m है, सेम मास, प्रेजेंट एट स्मूथ फ्लोर। याद ना, ये जहां पे रखा है ना, ये फ्लोर स्मूथ है, ये वर्टिकल नहीं है बच्चे, ये ऐसा फ्लोर पे रखा है, स्मूथ फ्लोर, और फ्रिक्शन नहीं है कहीं पे, स्मूथ फ्लोर। फुल स्टॉप बाद लिखना, इफ पॉइंट मास कम्स टू द रेस्ट आफ्टर कोलिजन, इफ पॉइंट मास कम्स टू द रेस्ट आफ्टर कोलिजन, comes to the rest after collision, ठीक है। then find पहला पॉइंट लिखना है इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरा पॉइंट लिखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जो सेंटर ऑफ मास, पहला पॉइंट जो लिखा है ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसको ऐसे लिख लो लीनियर वेलोसिटी ऑफ रॉड। बात एक ही है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ रॉड। दूसरा लिख लेना एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, ये पता करना है। थर्ड लिख लेना लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इन वन रोटेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इन वन रोटेशन। एंड फोर्थ पॉइंट लिख लेना find position of the point, position of a point, position of a point which is at rest, मतलब जो मूव नहीं कर रहा, which is at rest, position of a point which is at rest। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, वैसे कोई भी फ्री बॉडी एकदम दिमाग में रट लो, एकदम जिसको बोलते हैं ना कि एकदम कसम खा लेना कि मेरे को यही पता है, कोई भी फ्री बॉडी ना जब भी रोटेट करती है ना, तो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है, ये रूल है। फ्री बॉडी जब भी घूमेगी ना, हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमती है। और हिंज बॉडी का मतलब होता है तुमने छेद करके टांग रखा है, तो ऑब्वियस है कि वो उसी पॉइंट के अबाउट घूमेगी। चिराग समझ में आई बात? हाँ सर। कोई भी फ्री बॉडी, दुनिया की कोई भी फ्री बॉडी जब भी घूमती है ना, रोटेट करती है, तो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमेगी। और हिंज बॉडी हमेशा हिंज पॉइंट के अबाउट घूमती है। हिंज मतलब छेद करके टांगना होता है, ठीक है। समझ में आई बात? Yes, sir. तो बताओ इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अरे रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही तो होता है भाई। तो ये जब भी घूमेगा वैसे किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा?
जी सर। हाँ, इसी सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट घूमेगा। समझ में आई बात? तो तुम लोग ना इसको एक बॉक्स में लिख भी लो कि लिखना इसमें अ फ्री बॉडी ऑलवेज रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अ फ्री बॉडी ऑलवेज रोटेट्स अबाउट its center of mass, ठीक है? And a hinge body rotates about hinge point. Hinged body rotates about hinge point. ये एकदम रूल है। अगर तुमने हिंज कर रखा, टांग रखा है, तो वो उसी पॉइंट के अबाउट घूमेगा, और अगर फ्री रखा है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। ठीक है? वैसे समझ आई बात? अब सुनो भाई ध्यान से, अगर ये बॉडी फ्री है तो तुम इसमें लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सारे कंजर्व करा सकते हो। चिराग समझ आई बात? लिखना इसमें सिंस रॉड इज फ्री, लिख लो इसमें सिंस रॉड इज फ्री एंड नो एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, रॉड इज फ्री एंड नो एक्सटर्नल फोर्स or torque acting on the system, so we can apply conservation of linear momentum as well as conservation of angular momentum, as well as conservation of angular momentum about point of rotation, ब्रैकेट में लिख लेना सेंटर ऑफ मास। वैश्विक, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले ना लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखो जरा। क्या लिखोगे भाई? इसमें लिखना है mv0 इसका मोमेंटम प्लस रॉड का मोमेंटम शुरू में 0, बाद में क्या होगा भाई? बाद में इसका जो मोमेंटम होगा वो 0 हो जाएगा, स्मॉल m इंटू 0 प्लस रॉड का हो जाएगा m इंटू v सेंटर ऑफ मास, VCM, वही बात है कि वही। तो यहां से VCM जब निकालोगे तो वो V0 के बराबर हो जाएगा। VCM जो होगा V के बराबर हो गया। ठीक है? नोट कर लिया? तो ये तो हो गया तुम्हारे लीनियर वेलोसिटी। वैसे समझ में आया? दूसरा लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। किस पॉइंट के अबाउट लिखना पड़ेगा भाई? इस सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट। कैसे लिखेंगे ध्यान देना। इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना वो कितना होगा? लिखो mv0 इंटू l/2 इस पॉइंट के अबाउट, प्लस रॉड का मोमेंटम एंगुलर 0 रहेगा क्योंकि वो शुरू में कहीं नहीं मूव कर रही है। बाद में क्या होगा भाई? ये वाला रुक गया तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0 प्लस ये रॉड घूमने लगी ना, रॉड घूम रही है मान लेते हैं ओमेगा से, तो लिखोगे प्लस आई इंटू ओमेगा। अब बताओ भाई रॉड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? चिराग जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। ml²/12 ml² इंटू ओमेगा। तो बताओ यहाँ से ओमेगा क्या निकल के आ रहा है? 6v0/L। ये हो गया इसकी एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? जरा बताओ भाई, ये पहला पार्ट का आंसर हो गया, ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। तीसरे पार्ट में बोल रहा है ना कि एक चक्कर लगाने में कितना आगे जाएगा। तो एक काम करते हैं यार, एक चक्कर लगाने का टाइम निकाल लेते हैं। तो सीधे सीधे बताओ टाइम क्या हो जाएगा एक चक्कर लगाने का? थर्ड पार्ट के लिए टाइम निकालोगे तो 2π/ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू प्लेस करो भाई, 2π/ओमेगा की जगह पे 6v0/L, L ऊपर चला जाएगा
तो यहाँ से आ जाएगा पाई एल बाई 3v0, ये टाइम हो गया। और इतने टाइम में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? तो s इज इक्वल टू सीधे सीधे v सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम, लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम। वैल्यू प्लेस करो भाई, पाई एल बाई 3 एल बाई 3v0 इनटू टाइम कितना है, सॉरी टाइम तो आ ही चुका है, इनटू v नॉट वही रहेगा। तो v नॉट से v नॉट कैंसिल हो गया। तो जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? पाई एल बाई 3, इतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझना ध्यान से, वैसे क्योंकि असली कहानी चौथे पार्ट की है। सब लोग ध्यान रखना बेटा, ये रॉड है, रॉड की लीनियर वेलोसिटी v नॉट है, इसका मतलब इस रॉड का हर पॉइंट v नॉट की स्पीड से आगे जा रहा है। जरा सोचो तो, ये पॉइंट भी v नॉट से आगे जाएगा, ये पॉइंट भी v नॉट से आगे जाएगा, ये पॉइंट भी v नॉट से आगे जाएगा, ये भी v नॉट से, ये भी v नॉट से, ये सारे पॉइंट v नॉट से आगे जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ रोटेशन को काउंट करते हैं तब क्या होगा? देखो जरा, ये रॉड है, ये ऐसे घूमेगा ना ओमेगा से, और अगर ऐसे घुमा तो इधर वाला पॉइंट इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के इधर वाले पॉइंट सारे इधर जाएंगे। समझ में आया भाई वैश्विक? यस सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा एल बाई 2, इस पॉइंट की स्पीड भी हो जाएगी ओमेगा एल बाई 2। बाकी जो पॉइंट जैसे रहेगा, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है यहाँ से x डिस्टेंस पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू एक्स। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से ये y डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो ये इधर की ओर मूव कर रहा होगा, ओमेगा इंटू वाई। समझ में आया? यस सर। एक बात बताओ भाई, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से नीचे के जो पॉइंट है भाई, इन दोनों को जोड़ा गया ना, देखा जाए तो घूम भी रहा है और साथ साथ आगे भी तो जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया गया है। और जब इन दोनों को ऐड करोगे, जरा सोच के देखो, तो ये हमारी रॉड है, ये v नॉट से जा भी रही है और साथ साथ ओमेगा से घूम भी रही है। जरा सोच के बताओ बच्चे कि वो जो पॉइंट जो रेस्ट में होगा किधर मिलेगा? अगर मैं बोलूं कि अगर दोनों को सर हाफ वे पॉइंट के ऊपर, तो ये तो आगे ही बढ़ जाएगा ना, v नॉट प्लस ओमेगा एल बाई 2 से। कुछ समझ में आया? यस सर। तो ऑब्वियस है कि रोटेशन की वजह से ऊपर वाले पॉइंट लेफ्ट जा रहे हैं और लीनियर वेलोसिटी की वजह से राइट जा रहे हैं। तो इसका मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा यहाँ से, मान लेते हैं सपोज करो x हाइट पे कोई पॉइंट मिल रहा है, जिस पॉइंट की खास बात यह होगी कि लीनियर वेलोसिटी आगे होगी और ओमेगा इंटू एक्स पीछे होगा। समझ में आएगा? और अगर ये रेस्ट में है तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। सर आ गया आंसर। तो क्या आएगा? v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स। तभी तो ये रेस्ट में कहा जाएगा। अगर मैं बोलूं सर L/6, ये पॉइंट P है, P जो है रेस्ट पे, P इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब v नॉट इक्वल टू ओमेगा एक्स हो गया। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? सर x इज इक्वल टू L/6। v नॉट बाई ओमेगा, v नॉट हमें मालूम ही है, ओमेगा भी हमें मालूम हो चुका है, 6 v नॉट बाई एल, तो एल से ऊपर चला जाएगा। बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? L/6। इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा? सेंटर से L/6 की हाइट पे एक पॉइंट मिलेगा, जो क्या होगा? बेस से 12/3। ठीक है? यस सर, बेस से 12/3।